ठीक बच्चों, तो वी वर डिस्कसिंग मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स की हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसके काफी फीचर्स को हम लोगों ने सीख रखा है प्रीवियस क्लास में। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। एक स्टार मार्क बनाना है। मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स इज द नेम ऑफ टॉपिक। मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, एक स्टार मार्क बनाओ बच्चों। डेफिनेशन ऑफ वन टेस्ला। डिफिनेशन ऑफ वन टेस्ला। वन टेस्ला को चलो हम लोग डिफाइन करते हैं। देखो, F इक्वल टू QEB साइन थीटा होता है, तो B इक्वल टू बच्चों हो गया F अपॉन QE साइन थीटा। तो एक चीज बेटे लोग ये बताओ, तुम इसको न्यूमरेटर को 1 न्यूटन कर दें रियर, और Q को 1 कूलॉम कर दें, वेलोसिटी को 1 मीटर पर सेकंड कर दें, और इसको साइन 90 कर दें, एंगल थीटा को 90 कर देंगे तो 1, तो न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में 1, तो ये बच्चों कितना आ जाएगा? 1 टेस्ला आ जाएगा। तो हाउ कैन यू डिफाइन 1 टेस्ला? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन। टीचर्स अक्सर पूछते हैं और एग्जाम में भी अक्सर आता है। तो कहेंगे व्हेन चार्ज ऑफ 1C, व्हेन चार्ज ऑफ 1C, चार्ज ऑफ 1 कूलॉम enters in magnetic field, in magnetic field at right angle, at right angle with velocity, with velocity 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से एंटर करता है। 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल राइट एंगल में एंटर करता है। When charge of 1 coulomb enters in magnetic field right angle with velocity 1 meter per second and experiences force of which experiences force of 1 न्यूटन, 1 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करे, देन strength of magnetic field, strength of magnetic field is said to be 1 टेस्ला। ठीक से भैया, फिर से 1 when charge of 1 coulomb enters in magnetic field at right angle with velocity of 1 meter per second, which experiences force of 1 newton, then strength of magnetic field is said to be 1 टेस्ला। which भी हटा दे यार, कामा दे दो यहाँ experiences। when charge of 1 coulomb enters in magnetic field at right angle with velocity 1 meter per second, experiences force of 1 newton, then strength of magnetic field is said to be 1 टेस्ला। भैया डेफिनेशन की डेफिनेशन यही होती है कि उसमें है ना कुछ सर्टेन वर्ड्स होते हैं, ना उससे ज्यादा वर्ड्स रखना चाहिए, ना उससे कम। दिस इज डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशन, है ना जी। आप देखो तो सटीक डेफिनेशन हो गई है। 1 कूलॉम का चार्ज हो, हिंदी में भी बता दो, 1 कूलॉम का चार्ज हो, राइट एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करे, कितनी वेलोसिटी से? 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से एंटर करे, और यदि वह चार्ज 1 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भैया 1 टेस्ला कहलाएगी। ठीक है, चलिए 1 गॉस ऐसे आप डिफाइन कर लेना। डिफिनीशन 1 गॉस, डिफिनीशन 1 गॉस। तो बच्चों सिंस b इक्वल टू f अपॉन QE साइन थीटा, देखो भैया 1 गॉस कब होगा? 1 डाइन का फोर्स एक्सपीरियंस करे, कौन चार्ज? 1 EMU का चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में चार्ज की सीजीएस यूनिट बच्चे क्या होती है? EMU। 1 EMU में 10 कूलॉम होता है। 1 EMU इक्वल टू 10C, 1 EMU इक्वल टू 10 कूलॉम। 1 EMU का चार्ज 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चले, और वह कितना फोर्स एक्सपीरियंस करे? 1 डाइन का।
है ना। तो देन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बच्चों कितना कहलाएगी, 1 गॉस कहलाएगी। एक बार फिर से, चार्ज ऑफ 1 EMU, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने ESU पढ़ा था, है ना जी। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या पढ़ रहे हैं, चार्ज की सीजीएस यूनिट EMU। 1 EMU इक्वल टू 10 कूलम होता है। तो 1 EMU का चार्ज 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से राइट एंगल एंटर करे मैग्नेटिक फील्ड में, और वह कितना फोर्स एक्सपीरियंस करे, 1 टेस्ला, तब स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बच्चे लोग 1 गॉस कहलाएगी। ठीक है, तो एक चीज क्लियर हो गई, इसको आप लोग डिफाइन कर लेना। When charge of 1 EMU enters in magnetic field at right angle with velocity 1 meter per second, में क्या लिख दोगे, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड experiences force of 1 dyne, then strength of magnetic field is said to be 1 Gauss। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटे इस समय और सरफेस पर, वह 10 रेज़्ड पावर -4 टेस्ला होता है। 10 रेज़्ड पावर -4 गॉस के ऑर्डर में होता है। साइड में क्या लिखे हैं, यहाँ EMU लिखा ब्रैकेट, 1 EMU इक्वल टू 10C, 10 कूलम। 1 EMU इक्वल टू 10 कूलम। अब चलो बच्चों, रिलेशन बिटवीन टेस्ला एंड गॉस, रिलेशन बिटवीन टेस्ला एंड गॉस, टेस्ला और गॉस में रिलेशन बताओ। सिंस B इक्वल टू बच्चों क्या होता है, F इक्वल टू QV साइन थीटा, तो 1 टेस्ला इक्वल टू क्या, 1 न्यूटन अपॉन 1 कूलम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड इंटू साइन 90। ठीक है, अब आप इसको करो बच्चों, टेस्ला न्यूटन को 10⁵ डाइन कर दो, सीजीएस में लिख दे रहा हूं। 1 कूलम में 1 EMU में 10 कूलम, 1 कूलम इक्वल टू 1/10, 1 कूलम इक्वल टू 1/10 EMU हो जाएगा। और मीटर है, 1 मीटर जगह 100 सेंटीमीटर। कोई बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा हूं, लेकिन आप बिगनर हो, ये सब जान करके ही आगे बढ़ सकते हो। आपको सबसे पहली वाली सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, साइन 90 1 हो जाएगा, इसको हम लोग हटा सकते हैं, चाहे कैरी ना करें, कोई जरूरत नहीं। अब बोलो भैया, देख लो, अब इसको सॉल्व करो। एक 10, एक इसमें 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इस 10 को यहाँ डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 10⁴ डाइन अपॉन EMU सेंटीमीटर यहाँ पर सेकंड। देख लो, डाइन पर EMU पर सेंटीमीटर पर सेकंड, डाइन पर EMU पर सेंटीमीटर पर सेकंड, यही बच्चों क्या है, गॉस है। देख लो, यही क्या है, गॉस है। GAUSS लिख दो, कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। तो हम लोग कह सकते हैं 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस, 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस। आप लोग कह सकते हो 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला। मेनी टाइम्स पढ़ा करो, मेनी बुक सिंगल टाइम से अच्छा होता है कि सिंगल बुक मेनी टाइम्स पढ़ो। आप ये जो मेरा नोट्स है, इसको मैं कहता हूं जिन बच्चों की क्लासेस कभी छूट भी जाएं तो बहुत चिंता की बात नहीं, रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहता है, नोट्स भी आ जाता है आप लोगों के पास। नोट्स तो किसी भी कीमत पर आप बनाइए, है ना। आप नोट्स बनाते रहोगे तो आपको साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलेगा, और एक जब कभी भी एग्जाम आएगा तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे। और नोट्स बनाते समय ना जी, ऐसा नहीं कि मोटू पतलू की कहानी होती है उसमें। आप नोट्स बनाते हैं तो उसके कुछ टर्म्स को आप पढ़ते जाते हैं, लर्न करते जाते हैं, तो कुछ न कुछ उसका हिडन फायदा होता रहता है आपको। ठीक है, चलिए इतनी बातें सीख गए आप। किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। 1 न्यूटन जगह 10⁵ डाइन, 1 कूलम, 1 EMU बच्चों 10 कूलम होता है, तो 1 कूलम में 1/10 EMU। मीटर की जगह क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर पर सेकंड, साइन 90 तो 1 हो गया था। अब देखो, इस 100 में 10 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 10 आएगा, इस 10 से 10⁵ में डिवाइड करेंगे, 10⁴ आएगा। डाइन EMU सेंटीमीटर पर सेकंड, डाइन EMU सेंटीमीटर पर सेकंड है, यही बच्चों क्या है, गॉस है। तो 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस हो गया, और 1 गॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻⁻4 टेस्ला। चलिए मिटाता हूं मैं,
आपकी क्लासेस जो है टीएस तो फिक्स है, ये कभी बदलती नहीं है, 7 PM पर होती है। एक दिन और मैंने रखा है, सपोज मान लीजिए संडे मान चलता हूँ, कितने चाहे संडे कोई भी 4 डेज तो मिनिमम, कभी 5 दिन भी हो सकता है, कभी 6 दिन भी हो सकता है वीक में, लेकिन 4 डेज तो मिनिमम आपकी क्लासेस होनी है। चलो बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं। डायमेंशंस ऑफ बी, मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशंस बताओ। तो बी इक्वल टू बच्चों एफ अपॉन क्यूवी साइन थीटा, चलो मैं लिख दे रहा हूँ साइन थीटा। एफ, अब बी का डायमेंशनल फार्मूला बच्चों क्या होगा, एफ का डायमेंशनल फार्मूला कौन नहीं जानता है, mL⁻², क्यू इक्वल टू IT होता है बच्चों, AT हो जाएगा क्यू का, V का LT-1 होता है, और इसका तो साइन थीटा का कुछ नहीं, डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है, चाहे L0 आप लिख सकते हो। इसको सिंप्लीफाई करें, हमको लगता है MT-1 A-1 आता है क्या, देख लेते हैं सिंप्लीफाई। ATT तो कैंसिल हो गया, UT MT-2 MT-2 A-1, L कैंसिल हो जाएगा, ATT यहाँ कैंसिल हो जाएगा। MT-2 A-1 इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बच्चों बनते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट गैदर करने का प्रयास करो, इसे बोलते हैं, इनको नॉलेज है। ठीक है, डायमेंशंस आप भी भैया लोग आप लोग सीख गए, बहुत बढ़िया। अब एक बहुत अच्छी बात बताने चल रहा हूँ, जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बच्चों दोनों फोर्सेस होते हैं, दोनों फील्ड्स होती है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज पार्टिकल रेस्ट में रहे चाहे मोशन में रहे, उसको जितना फोर्स लगाना वो लगाएगा ही लगाएगा। और मैग्नेटिक फोर्स तो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में रहता लगता नहीं, ओनली मोशन होने पर लगता है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों रहे, सपोज आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा दिया और मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में लगा दिया, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स बच्चों किधर लगेगा, along द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, बस इसके पैरेलल या एंटी पैरेलल। सपोज ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो या तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा या तो इधर लगेगा, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ चार्ज क्या है। लेकिन ये मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगेगा जी, परपेंडिकुलर लगेगा, है ना। यह परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर होता है। ये इसको कौन गवर्न करेगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो मैंने अभी सबको आपको रूल्स बताने हैं, लेकिन एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में एंटर करता है तो क्या होता है, तो एक स्टार मार्क बना के लिख लो। व्हेन चार्ज पार्टिकल enters in magnetic field as well as in electric field both, दोनों में बच्चों एंटर करे, then force will be exerted by both fields, दोनों फील्ड्स के द्वारा इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा। and this force is called as total Lorentz force। तो यह बच्चा कितना हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा, एफ ही और एफ बी का रिजल्टेंट। भाई फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना जी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड की वजह, दोनों की वजह से फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, बोलो, एफ ई वेक्टर प्लस एफ बी वेक्टर। एफ की वैल्यू कितनी है, अब इसका न्यूमेरिकल निकलेगा ना। अब मान लो 90 डिग्री दोनों फोर्सेस लग रहे हैं, तो p² + q² + 2p cos 90 हो जाएगा, आपने पढ़ा है।
ये हो जाएगा QE, या टोटल यहाँ कर दूं, या वेक्टर टोटल कर दो, QE प्लस Q V क्रॉस V, या टोटल कर दो, या वनली यह भी रख सकते हो QE प्लस QV क्रॉस V, QE प्लस QV क्रॉस V। अभी आगे के डिस्कशन में बताऊंगा कि है ना किसी सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों हैं और दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो क्या वेलोसिटी होनी चाहिए कि वह चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड चला जाए। वह चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड बच्चों कैसे जाएगा, जिधर मान लो इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज पार्टिकल को इधर मोड़ रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स इधर लग जाए, तो वह चार्ज पार्टिकल जो जैसे यही ऐसे चल रहा है, कोई फोर्स इधर लग रहा है दूसरा फोर्स इधर लग जाए, कोई फोर्स इधर लगा दूसरा फोर्स इधर लग जाए, तो नेट फोर्स 0 होगा और चार्ज पार्टिकल अनडिविएटेड चलेगा। इसका डिस्कशन है आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बच्चे दोनों रहते हैं, तो दोनों फील्ड्स जो है चार्ज पर फोर्स लगाते हैं, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसका एक्सप्रेशन ऐसे होगा, है ना जी, Fe वेक्टर प्लस Fb वेक्टर। Fe वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स, या मैग्नेटिक फोर्स हुआ। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत हो तो जरूर आप डिस्कस करिए। 40 मिनट की क्लास होगी, आप लोग बता देना मुझे। क्लास विल बी ऑफ ड्यूरेशन 40 मिनट। अब चलो लिखो राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल लिख लो। इट इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इट इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को प्राप्त करने के लिए वी यूज राइट हैंड थंब रूल। सुनो बच्चों, पहले मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। सपोज यू हैव अ करंट कैरिंग कंडक्टर, तो यू ऑल नो दिस करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, है ना जी। मैं क्लास 10th के बच्चों को लैब में एक बार मैंने बताया था कि स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड बताओ कैसे बनेगा। तो बच्चों ने है ना जी इसका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्रॉ किया था, वो सर्कुलर आता है। आगे मैं सब चर्चा करूंगा, अभी आप जान लो। इट इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चा क्या है कि मान लो पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, तो इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डाउनवर्ड, और इस Q पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड होगा। कैसे देखो, पहले मैं हिंदी में बता दूं फिर इंग्लिश में मैं स्टेटमेंट लिखा दूंगा। एक करंट कैरिंग कंडक्टर, वी ऑल नो इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो अपने है ना राइट हैंड से इस कंडक्टर को इस प्रकार पकड़ो, है ना जी, थंब जो है करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करे। इफ वी होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम इस प्रकार पकड़ें कि थंब पॉइंट्स इन डायरेक्शन ऑफ करंट। इसको बच्चों हम लोग ऐसे पकड़ सकते थे, ऐसे पकड़ सकते थे, लेकिन हमको कैसे पकड़ना है ताकि हमारा दाहिने हाथ का जो थंब है आपको दाहिने हाथ से पकड़ना है और इस प्रकार पकड़ना है कि थंब जो है करंट की डायरेक्शन में रहे। ऐसे पकड़ सकते थे आप ऐसे पकड़ सकते थे, लेकिन कैसे पकड़ना है, ऐसे थंब जो है करंट की डायरेक्शन में रहे। तो मान लो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अपवर्ड। बच्चे ऐसे पूछते हैं सर अपवर्ड होगा डाउनवर्ड होगा। अरे भैया अपवर्ड भी होगा डाउनवर्ड भी होगा, ये डिपेंड करता है पॉइंट कौन सा है। तो यू हैव अ करंट कैरिंग कंडक्टर, इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड किस पॉइंट पर अपवर्ड होगी और किस पॉइंट पर डाउनवर्ड होगी। तो आप इस करंट कैरिंग कंडक्टर को इस प्रकार पकड़ो कि आपका थंब जो है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हो, है ना। यू होल्ड करंट कैरिंग कंडक्टर इन सच अ वे दैट thumb of right hand points in direction of current, then direction of curl of fingers का मतलब कैसे मुड़ रही हैं, direction of curl 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 of fingers will give the direction of magnetic field। तो अब बच्चों बताओ, एक पॉइंट यहां मैं ले लूं, एक पॉइंट मैं यहां ले लूं, तो यहां पर आपकी फिंगर क्या हो रही है, ऐसे कर्ल करिए
तो आपकी फिंगर यहाँ बच्चों क्या जा रही है, नीचे जा रही है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। और यहाँ पर इस पॉइंट पर आप ऐसे जब कर्ल करोगे तो आपका थंब किधर आपकी फिंगर्स किधर आ रही है, ऊपर आ रही है। तो इधर का यदि कोई पॉइंट है तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, और इधर का कोई पॉइंट है तो डाउनवर्ड। जैसे बच्चों यू हैव ए करंट करिंग कंडक्टर, दिस इज करंट करिंग कंडक्टर। इसको ऐसे पकड़ना है कि थंब जो है करंट की डायरेक्शन में रहे। तो आप इसको कर्ल करो, ऐसे कर्ल करोगे ना, जब कर्ल करो तो आपकी फिंगर किधर जा रही है, इस साइड। जो इधर इस साइड के जितने पॉइंट्स, आपकी फिंगर यहाँ नीचे जा रही है, तो यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड मैंने डाउनवर्ड कर दिया। और इधर देखो ऐसे आ रही है इस लेफ्ट साइड वाले पोर्शन में। राइट साइड वाले जितने पॉइंट्स हैं आपकी फिंगर क्या हो रही है, नीचे जा रही है। और इधर के पॉइंट्स के लिए आपकी फिंगर किधर आ रही है बच्चों, ऊपर। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। एंड सपोज यू हैव डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड, तो इसको ऐसे पकड़िए, इसको ऐसे पकड़िए, सबको करंट की डायरेक्शन में करिए। आपकी फिंगर यहाँ क्या नीचे, और यहाँ फिंगर आपके बच्चों किधर है, अपवर्ड। इसी पॉइंट ले लो, इसी पॉइंट ले लो, ये करंट हो गया। हम समझते हैं कि आप समझ गए। एक डायग्राम इधर से, एक इधर से। स्टेटमेंट लिख लो। किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बोलो, पहले मैं स्टेटमेंट लिखा दूं। इफ वी होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर, 3 बार से लिखो। इफ वी होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर in such a way that if we hold a current carrying conductor in such a way that thumb points in direction of current, if we hold a current carrying conductor in such a way that thumb points in direction of current, then direction of curl of fingers will give the direction of magnetic field. If we hold the current carrying conductor in such a way that thumb points in direction of current, then direction of curl of fingers will give the direction of magnetic field. हम समझते हैं कि यार आप समझते हैं, ठीक है। आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है, बहुत अच्छे ढंग से सर लोगों ने पढ़ाया होगा। अब हम बेटे पढ़ने चल रहे हैं राइट हैंड थंब, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, राइट हैंड थंब रूल तो पढ़ लिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और अभी आप जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ोगे तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी पढ़ना पड़ेगा। वो क्या है, अभी हमको उससे क्या मतलब। अभी हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को प्रैक्टिकल सिचुएशंस में भी आप लैब में देख सकते हैं, ठीक है। अभी कैसे देखा जाए मैं बताता हूं, पहले रूल को लिखो। देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, FLEHR शॉर्टकट में, FLEHR फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। चलो पहले स्टेटमेंट में लिखा दूं। इफ वी अरेंज 4 फिंगर center finger and thumb of left hand. If we arrange 4 finger, center finger and thumb of left hand mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other in such a way that forefinger points in
points towards, forefinger point towards magnetic field, point towards magnetic field, ब्रैकेट में बी वेक्टर कर दो, फोरफिंगर पॉइंट टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर फिंगर कमा दे दो, सेंटर फिंगर पॉइंट्स टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ करंट, ओबियस है यार, इसमें टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का हो या टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड का दो, है ना। चाहो तो आप टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का दो, भी सही है। टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड का दो तो ओबियस है डायरेक्शन की तरफ, है ना। सेंटर फिंगर पॉइंट्स टुवर्ड्स करंट, करंट मतलब करंट डायरेक्शन, लेकिन लिख दो, यहाँ भी डायरेक्शन लिख दो यार, आपने बी वेक्टर लिख दिया, ओबीएस है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी वेक्टर। सेंटर फिंगर पॉइंट टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ करंट, then thumb will indicate the direction of force, ये शॉर्ट टर्म लिख दिया DIRN, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट करिंग फोर्स ऑन कंडक्टर, ठीक है। इफ वी अरेंज फोर फिंगर, ये वाली को फोर फिंगर बोलते हैं, ऐसा नहीं चार उंगली की बात मैं कर रहा हूं। इफ वी अरेंज फोर फिंगर, सेंटर फिंगर एंड थंब ऑफ लेफ्ट हैंड, देखो मैं राइट से शुरू कर दिया था, ऐसी गलती एग्जाम में बच्चे करते हैं, लेफ्ट लगाना हो तो राइट लगा देते हैं, राइट लगाना हो तो लेफ्ट लगा देते हैं, लेफ्ट अपना ही उठाना, बगल वाले बच्चे की मत उठा लेना। फोर, इफ वी अरेंज सेंटर फिंगर, फोरफिंगर एंड थंब ऑफ लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देख लो ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, है ना जी। इफ वी अरेंज, तो ऐसे यार देखो सब एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए कि नहीं हो गए, है ना जी। ये सब एक दूसरे क्या है जी, ये इसके म्यूचुअल और ये दोनों आपस में, कोई दो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इफ वी अरेंज forefinger, center finger and thumb of left hand mutually perpendicular to each other, इसके perpendicular इसके ये इसके mutually perpendicular to each other in such a way that forefinger points towards magnetic field, center finger point towards current, then thumb will indicate the direction of force, then thumb will indicate the direction of force on the conductor। तो भैया एक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड की डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस बदली गई, करंट की डिफरेंट डायरेक्शंस बदली गई, फोर्स ऑब्जर्व किया गया कि फोर्स की क्या डायरेक्शन है। तो फोर्स की डायरेक्शन, अब तो भाई एग्जाम में आप जब आपसे कहे फोर्स की डायरेक्शन बताओ, आप तो लैब में फोर्स की डायरेक्शन तो ऑब्जर्व कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में करिए फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो बोलो अब लैब में जाओगे तो उसके लिए आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। तो ही डिड सेवरल एक्सपेरिमेंट्स, है ना, सेवरल ऑब्जर्वेशंस किया उन्होंने, सेवरल रीडिंग्स लिया कि फोर्स की क्या डायरेक्शन है, और उन्होंने फाइनली कंक्लूड किया कि यदि फोर, अब शॉर्टकट में फोर फिंगर, शॉर्टकट वैसे कह दो, लेफ्ट हैंड का फोर फिंगर फील्ड की दिशा में हो, सेंटर फिंगर करंट की दिशा में हो, तो थंब जो है ना फील्ड की फोर्स की दिशा को बताएगा। अब याद करने के लिए, एफ फॉर फोर फिंगर, एफ फॉर फील्ड, एफ फॉर फोर फिंगर, एफ फॉर फील्ड, सी फॉर सेंटर फिंगर, सी फॉर करंट, सी फॉर सेंटर फिंगर,
आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। किया। ठीक है, बोलो। What will be direction of force? You have two pole pieces of magnet. Two pole pieces of magnet है बच्चों, N और S मैंने रख दिया, उसके बीच में मैंने एक वायर रख दिया और उसको बैटरी से ऐसे जोड़ दूंगा तो करंट फ्लो होने लगेगी। इस पर फोर्स की क्या डायरेक्शन होगी? एनी वन ऑफ यू प्लीज टेल मी। बोलो, जल्दी बोलो, मैं कम टाइम में ज्यादा काम करना है। बस लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नहीं पढ़ाऊंगा। बोलो बच्चों, कोई बताएगा? एनीवन? अपवर्ड, डाउनवर्ड, कुछ कोई बता दो यार, मुझबानी। अच्छा, तुक्का मार दो। अपवर्ड। अपवर्ड, ठीक है भैया। इसमें अपवर्ड अपवर्ड कुछ नहीं हो, चलो जिसने भी बताया कम से कम प्रयास तो किया। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भैया इधर से किधर होगी? N to S होगी, और जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर ही करंट फ्लो हो रहा है। थीटा 0 180 पर होता है भैया, तो कोई फोर्स नहीं होता है, तो नो फोर्स। चलो फिर से बता दो तुम लोग। N, S, राइट और लेफ्ट हम बताना है। अपवर्ड, डाउनवर्ड, परपेंडिकुलर, प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ बोर्ड, इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड बताना है। चलो, एक करंट की डायरेक्शन हो गई। अब एनी वन ऑफ यू, मैंने ऐसे रख दिया तो N to S मैग्नेटिक फील्ड बना दो, अपने आप बना दो। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हुई, तो फोर फिंगर फील्ड की दिशा में करो। आपने N to S कर दिया। करंट की डायरेक्शन को बच्चा मैंने इधर किया, तो थंब हमारा किधर जा रहा? बोर्ड के अंदर। तो मैग्नेटिक ऊपर जो फोर्स की N to S मैग्नेटिक फील्ड, करंट बच्चा इधर, थंब देखो हमारा नीचे पॉइंट कर रहा है, तो बोर्ड के प्लेन के अंदर। इलेक्ट्रॉन होगा तो करंट डायरेक्शन को बदल देना। ठीक बच्चों, तो अभी इस पर हम लोग बहुत चर्चाएं करेंगे। अभी तो 10th का एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है? तो ठीक है बच्चों, यू ऑल विल टेक केयर योरसेल्फ। कोरोना गया नहीं है, सावधानी बरतते रहना है। अपनी स्टडीज को जम करके करिए, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, तुमको तो सीखना उतना ही है। कोई बहाना वहाना नहीं बनाओ, और सिर्फ मेहनत करो, अंधाधुंध मेहनत करो। ठीक बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू ओके बच्चों, ओके।